सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। नौकरी के 25 साल पूरे करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को उनके आखिरी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई एक पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प होगा। आज हम यूपीएस के बारे में बात करेंगे। अलग अलग पहलू हैं। कई जगह पर कहा जा रहा है कि ये तो बहुत ही अच्छा मूव है, लेकिन कई कर्मचारी संगठन ये भी कह रहे हैं कि साहब ओल्ड पेंशन स्कीम ही ज़्यादा बेहतर थी, इसलिए उसी को लाया जाए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस, इन तीनों को एक कतार में रखकर कोशिश करेंगे ये समझने की क्या बेहतर स्कीम है, इसकी एबीसीडी क्या है, क्या इससे वाकई में जो सिक्योरिटी जिसकी राह कर्मचारी देख रहे थे वो मिल पाएगी, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि ऑप्शनल है एनपीएस और यूपीएस अब, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, किन लोगों के लिए होगा, क्या ये प्रोग्रेसिव स्टेप है या फिर ये थोड़ा सा एक स्टेप बैक जैसी स्थिति है। खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। आप समझिए पूरी एबीसीडी यूपीएस की, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। एक आंकड़े के मुताबिक इस योजना के दायरे में 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी आएंगे। इस योजना के तहत अगर कोई कर्मचारी कम से कम 25 साल की नौकरी पूरी करता है तो उसे रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करनी अनिवार्य शर्त है। 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। कर्मचारी की असमय मौत होने पर उसकी पेंशन की 60% राशि उसके परिवार को मिलेगी। वही केंद्र सरकार ने साफ किया है कि राज्य सरकार भी इस स्कीम को अपने राज्य में लागू करने के लिए स्वतंत्र है। अभी न्यू पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है। इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% होता है। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगी। ऐसे में सरकार का कंट्रीब्यूशन 4.5% बढ़ जाएगा। वही एनपीएस की तरह यूपीएस में भी कर्मचारी का योगदान 10% बना रहेगा। जिन कर्मचारियों ने एनपीएस को चुन रखा है और वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनना चाहते हैं तो उन्हें भी इसका लाभ मिल सकता है। 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारी यूपीएस को चुनने के पात्र होंगे। वह यूपीएस का फायदा वे भी ले सकेंगे जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हुए हैं। सरकार उन्हें ब्याज सहित एरियर देगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई इंडेक्सेशन को शामिल किया जाएगा। आखिर सरकार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्यों लाना पड़ा, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल एनपीएस शेयर मार्केट पर आधारित योजना है, ऐसे में इसे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जाता है। वही पेंशन के लिए एनपीएस का 40% फंड निवेश करना जरूरी होता है। इसके अलावा एनपीएस में 6 माह बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान नहीं है, जबकि यूपीएस मार्केट आधारित नहीं होगा। इस स्कीम में निश्चित और न्यूनतम पेंशन की गारंटी होगी। फिलहाल तो एक कर्मचारी को तय करना है कि उसे एनपीएस या यूपीएस में से किस योजना में रहना है, साथ ही समय के हिसाब से कौन सी योजना उसके लिए बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यूपीएस पर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं विजय मंत्री सर, को फाउंडर हैं जेआरएल मनी के। मंत्री सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं वेद जैन सर, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं और पूर्व प्रेसिडेंट हैं आईसीएआई के। बहुत बहुत स्वागत है वेद सर आपका भी हमारे शो पर। मंत्री सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। सबसे पहले आपका रिएक्शन, ये स्टेप आपको कैसा लगा? क्योंकि एक तो एनपीएस का विरोध हो रहा था और ओपीएस को लागू करने की मांग थी, उसका बीच का रास्ता यूपीएस के रूप में निकाला सरकार ने। इसे आप एक प्रोग्रेसिव स्टेप देख रहे हैं सर, या इट्स अ स्टेप बैक? देखिए, मेरे को लगता है कि सरकार डेमोक्रेसी के अंदर आपको जनता की ओपिनियन सुननी पड़ती है। आपके वेरियस वोट्स होते हैं, आपको उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो कोई भी सरकार ऐसा कदम लेना चाहेगी ताकि अपना वोट सिक्योर करे, तो उसमें एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, वो है।
मुझे आश्चर्य उस चीज़ का नहीं कि सरकार क्या करे, मुझे आश्चर्य ये है कि कर्मचारी क्या करना चाहते हैं। कि भारत एक बहुत ही ज़बरदस्त इकोनॉमी है। पिछले 30 साल के हम डेटा देखें अक्रॉस द ग्लोब, रियल जीडीपी ग्रोथ, इक्विटी रिटर्न इन द लोकल करेंसी या रियल रिटर्न देखें नेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन तीनों इंडेक्स में इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वो तीनों बॉक्स टिक करता है। तो एक ज़बरदस्त ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर जहाँ की 30 साल के अंदर इक्विटी मार्केट ने 12% पे पैसा कंपाउंड किया कम से कम, वहाँ पे अगर कर्मचारी एनपीएस छोड़ के यूपीएस की तरफ जा रहा है तो मुझे लगता है बहुत ही उनके लिए मुझे लगता है सही चीज़ नहीं है। क्योंकि कोई भी अश्योर्ड रिटर्न चीज़ होती है उसके अंदर अश्योरिटी लोअर लेवल पे दी जाती है, हायर लेवल पे नहीं दी जाती है। मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट हमेशा ज़्यादा अच्छा रिटर्न देते हैं। यूएस के अंदर 401 के आया था और 401 के आने के बाद वहाँ पे क्या हुआ कि जो रिटायरल कॉर्पस था उसको मार्केट में थ्रू म्यूचुअल फंड अलाउ किया। उसी को देख के भारत में पहले ओएसिस रिपोर्ट आई थी, ऐसे दवे कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उसके बेसिस पे ये एनपीएस आया गया। और जिन भी लोगों ने पिछले 20 सालों में एनपीएस में पैसा डाला है उनका कॉर्पस बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। तो सरकार की एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय के हाथ में ऑप्शन है तो मेरा उनसे रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एनपीएस में रहे, क्योंकि वो मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट है और वो इंडिया की जीडीपी को बाय एंड लार्ज ट्रैक करता है। अगर इंडिया की जीडीपी 12 से 14% ग्रो होती है तो इक्विटी मार्केट में 12 से 14% रिटर्न आता है। आपका जॉब सिक्योर है, आप सरकारी कर्मचारी, आपका जॉब सिक्योर है, आप 20-30 साल के लिए पैसा डाल रहे हैं, तो यहाँ पे जिस तरह का कॉर्पस यहाँ बन सकता है वो यूपीएस में नहीं बन सकता। इस बात का आप जरूर मेरे हिसाब से ध्यान रखें। राइट सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात बोली और मैं चाहूँगा कि दूसरे चरण में मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि एनपीएस का ऑप्शन कैसे यूपीएस से बेहतर है और किन कैलकुलेशंस और किन लोगों के लिए। बट अब मैं आऊँगा वेद जैन सर के पास और उनसे उनका ओपनिंग रिमार्क। सर, पहला आपका रिएक्शन इस पर, यूपीएस जो स्कीम सरकार लाई है, क्या ये एक सामान्य सरकारी कर्मचारी के लिए फायदे का सौदा है या नहीं सर? देखिए, फायदा नुकसान का सौदा तो हर व्यक्ति अपने एंगल से देखता है और आपको ये देखेंगे कि पिछले दिनों से काफी दिनों से एम्प्लॉइज में थोड़ा सा ये रोष था कि भाई जो स्कीम एनपीएस है उनको सूट नहीं करती है, वो चाह रहे हैं कि उनको ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। और क्या होता है कि हर व्यक्ति अपना एक विश्वस्त यानी कि अश्योर्ड वर्किंग की तरफ ध्यान है कि क्या रिटर्न आएगी या कितनी आएगी, ज्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है। और उसकी वजह से एम्प्लॉइज में रोष था कि भाई मुझे तो एक अश्योर्ड वो चाहिए कि मेरी पेंशन जो मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। इसीलिए जो कल जो स्कीम आई है एनपीएस की, ये यूपीएस की, आप देखेंगे इसमें दोनों का समावेश है, ओपीएस का भी है और एनपीएस का, दोनों का समावेश है। ओपीएस में अश्योर्ड पेंशन थी, 50% सैलरी जो आपकी रिटायरमेंट के टाइम पे एवरेज मिलती है वो आपको मिलेगी। आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को पेंशन मिलेगी। जो इन्फ्लेशन के नाम की इंडेक्सेशन है वो पहले मिलती थी, ओपीएस में मिलती है, इसमें भी मिलेगी, यूपीएस में भी मिलेगी। तो कर दिया गया है सरकार ने। जो मैं समझा हूं कि ओपीएस के अंदर सरकार को एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि जैसे जैसे आज की डेट में रिटायरमेंट की एज और एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बढ़ती जा रही है हेल्थ की कंडीशन इंप्रूव करने की वजह से, तो पेंशन का भार बजट के ऊपर बहुत बढ़ता जा रहा था और ये अनफंडेड था, क्योंकि ना सरकार अपनी तरफ से कोई व्यवस्था क्रिएट करती थी और एम्प्लॉय को भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था। विद द रिजल्ट ये लगने लगा कि आज की डेट में एक बजट का बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन में चला जाएगा और इसके लिए एक नया रास्ता निकालना चाहिए जिसे फंडिंग स्कीम कहते हैं, फंड करना पड़ेगा और इसमें दोनों भागीदार होंगे, एम्प्लॉय भी होगा और सरकार एज ए एम्प्लॉयर, दोनों भागीदार होंगे और उसके हिसाब से इन्होंने एक एनपीएस निकाली थी। लेकिन क्योंकि इसमें जैसे एम्प्लॉयज के मन में विचारधारा थी कि भाई इसमें अनसर्टेनिटी आएगी और उसमें रिटर्न उतनी नहीं आ पाएगी जितनी की आनी चाहिए जिनको उनको शॉर्ट रिटर्न है। ये बात कल उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी जो आज की डेट में कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन ने, उन्होंने भी इस बात को टू सम एक्सटेंट एग्री किया जब उन्होंने कहा कि 99.5%
लोग जो आज की डेट में एनपीएस में है वो यूपीएस में जाएंगे, क्योंकि उनकी रिटर्न अभी जो आज तक आई है उसके हिसाब से इसमें फायदा नजर आ रहा है, नई वाली एनपीएस में बेनिफिट नजर आ रहा है। तो उसको देखते हुए जो सरकार ने जो अभी ये स्कीम बनाई है उसमें वो सारे बेनिफिट जो ओपीएस के थे लगभग दे दिए गए हैं, और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अब जो एम्प्लॉयज में रोष जो था उसके बारे में ओपीएस वर्सेस एनपीएस वो शायद खत्म हो जाना चाहिए, और ज्यादा 1/4/2024 से 25 से लागू होगी। एम्प्लॉयज को, पुराने वाला एम्प्लॉयज को भी जैसे आपने कहा कि सबको बेनिफिट मिलेगा, और 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, 18.5% सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन सरकार का 18.5% का कंट्रीब्यूशन दो हिस्से में होगा। एक 10% तो इंडिपेंडेंट फंड जिसे कि 10% जो एम्प्लॉय देगा उसके साथ जाके मर्ज होगा, और 8.5% एक सेपरेट रहेगा जिसे रिजर्व फंड कहेंगे। वो एक कुशन होगा, अगर कहीं एनएमटी शॉर्टफॉल पड़ता है तो उस कुशन से फिलअप किया जाएगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन बनाई है सरकार ने, दोनों तरफ से लगा के, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को बेनिफिट होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि सारे एम्प्लॉय वर्ग को इसको एक्सेप्टेबिलिटी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक जो छोटा सा अभी भी जो उनके मन में बात चल रही है कि साहब हमसे 10% की रिकवरी क्यों की जा रही है, कंट्रीब्यूशन क्यों लिया जा रहा है, तो उनको शायद ये समझना पड़ेगा कि जैसी आज की डेट की परिस्थिति में जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स है उसके हिसाब से अगर उसमें रखी गई है कि 10% आप कंट्रीब्यूट करेंगे और बाकी सरकार करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज होना चाहिए। ऑलराइट सर, अब आते हैं जो जिसके ऊपर बहुत सारी चर्चा भी हो रही है और जिस पर मंत्री सर ने भी अपना ओपनिंग रिमार्क दिया। मंत्री सर, गवर्नमेंट बैक्ड, फिक्स्ड रिटर्न, लो रिस्क, ये इसके प्रोज बताए जा रहे हैं और इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि साहब ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा हक में है बजाय कि एनपीएस के। इस कैलकुलेशन में या इस अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है सर? ये देखिए, ये सेफ बताया जा रहा है लेकिन इनकी डिमांड खत्म नहीं होने वाली है। जैसे आज 10% कंट्रीब्यूशन के क्यों दे उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। कल ये बोलेंगे 50% ही क्यों दे, हमको तो पूरा का पूरा सैलरी लाइफ लॉन्ग मिलना चाहिए। जैसे हमने देखा कि एमएसपी के अंदर डिमांड दर डिमांड बढ़ती जा रही है। ये बोल रहे हैं कि लास्ट 12 मंथ का एवरेज क्यों दे, हमको तो लास्ट ड्रॉन सैलरी का ही 50% देना चाहिए। तो इसका कोई अंत नहीं है, मतलब एक पैंडोरास बॉक्स आपने खोल दिया है और उसका कोई अंत नहीं है। और ये स्टेबल नहीं है, इकोनॉमी को ओवर अ पीरियड टाइम अनस्टेबल कर सकता है, क्योंकि आज आपने 50% बोला और आपने बोला 10%, और कोई दूसरा आके प्रॉमिस करेगा कि कुछ कंट्रीब्यूट करना नहीं है आपको, आप पूरा जो सैलरी है 50% लेके जाइए, और इकोनॉमी के लिए और फिस्कल डिसिप्लिन के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है फ्यूचर में। अब मैं आपको खाली नंबर बताता हूँ। किसी की 25,000 बेसिक है सरकारी कर्मचारी की और करीब 12,500 रुपये उसका डीए है, तो 37,500 रुपीज़ उसका आज की तारीख में सपोज सैलरी बेसिक प्लस डीए हो गया। अभी उसके ऊपर वो 10% उनका कंट्रीब्यूशन है आज की तारीख में 3,750 रुपीज़, और 14% कंट्रीब्यूशन है सरकार का, तो वो होता है 5,250 रुपीज़। तो 9,000 रुपया आपका हर महीने एनपीएस के अंदर पोटेंशियली जा रहा है। और अज्यूम करते हैं कि सैलरी ग्रोथ 5% के आधार पे हुए या 6% के आधार पे हुए, तो आपका कंट्रीब्यूशन प्रोपोर्शनेटली हर साल बढ़ता रहेगा। और अज्यूम करें मार्केट ने 12% रिटर्न दिया या 10% रिटर्न दिया, 8% रिटर्न दिया, कोई भी रिटर्न हो सकता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि 5% के आधार पे आप लोगों का सैलरी बढ़ा, तो जो आपका 37,500 रुपीज़ है वो 30 साल के पीरियड में 1,47,500 के आसपास हो जाएगा। उसका 50% आपको देना है, दैट इज 73,000 रुपीज़। तो आपको करीब 8 से 9 लाख रुपए का पेंशन या विड्रॉल हर महीने चाहिए 50% उसका होने के लिए। लेकिन अगर ये 9,000 रुपये का कॉर्पस ग्रो हुआ और 12% पे ग्रो हुआ तो उसका वैल्यू 4 करोड़ रुपया हो जाता है। जब आपका वैल्यू 4 करोड़ रुपया हो गया तो आपको 8 लाख रुपया साल का देना है, तो 2% ही आपका विड्रॉल हुआ। और अगर आप 10% पे ग्रो हुआ तो आपका कॉर्पस 3 करोड़ के ऊपर हुआ, तो वहाँ अगर आपको 9 लाख रुपया देना 3% हुआ। अगर ये कॉर्पस 8% पे भी ग्रो हुआ तो 2 करोड़ के ऊपर आपका वैल्यू हो जाता है पोर्टफोलियो का। तो एनपीएस लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदेमंद सौदा हमारे हिसाब से लोगों के लिए रहेगा। अभी देखने वाली बात है कि सरकार ये कानून लेके आती है कि एनपीएस में आप रहो, आपको एनपीएस के बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन वो एनपीएस के बेनिफिट किसी भी हालत में यूपीएस के बेनिफिट से कम नहीं होंगे। इसका मतलब आपको
मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन ऐसी होगी कि मार्केट रिटर्न हाई दिया तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, अगर मार्केट रिटर्न कम रहा तो सरकार आपको गारंटी दे रही है। तो ये बहुत ही यूनिक एडवांटेज सरकारी कर्मचारियों के हाथ में दिया गया है, जो मुझे लगता नहीं कि भारत में किसी और के पास है। ऑल राइट सर, तो ये वो बातें हैं जो जो बिटवीन द लाइंस आप इन्हें कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में एनपीएस वर्सेस यूपीएस में जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो किस तरह के हैं, और उसमें भी सरकार ने जो कुशन्स रखे हैं वो किस तरह के। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे कर्मचारी संगठनों के सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म में जो टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं, मैं वेद सर से स्पेशली इसके बारे में पूछूंगा कि टैक्स को लेकर इसमें क्या कुछ गुणा गणित है। वेद जैन सर, थोड़ा सा टैक्स इम्प्लीकेशंस भी बताएं। लॉन्ग टर्म जो टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगे इन्वेस्टमेंट में एनपीएस के या वर्सेस यूपीएस के ऑप्शंस के बाद, उसमें क्या होंगे? पर्टिकुलरली जो 10% का जो आपका कट रहा है एनपीएस में, वो फ्री था, टैक्स फ्री, लेकिन क्या यूपीएस में इस तरह की कोई क्लैरिटी है या नहीं है सर? नहीं, टैक्स में तो देखिए क्लैरिटी है, बिल्कुल टैक्स में कोई इशू नहीं है। अब देखिए नए रजीम के अंदर आपको कोई, जब आप पेमेंट करते हैं उसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, और अदरवाइज जो आपका 10% कंट्रीब्यूशन होता था वो 80 CCD1 में 1,50,000 के अंदर आता है, वो एक बेनिफिट आता था आपको, क्योंकि न्यू रिजीम में वो सब एग्जेम्पशन हटा ली गई है तो वो नहीं आएगा। और जो आपको रिटायरमेंट के समय पैसा मिलेगा, तो जो स्कीम के अंदर जैसे पहले भी था, पेंशन को कम्यूट कराया जा सकता है, तो अगर आप वो 60% वाला पैसा विड्रॉ करेंगे तो शायद वो उसको एग्जेम्पशन रहेगी टू दैट एक्सटेंट, और उसके अलावा जो पेंशन आपको मिलेगी वो आपको टैक्सेबल रहेगी। तो उसमें टैक्स के बारे में कोई चेंज नहीं है, टैक्स की स्कीम एज इट इज रहेगी जो पहले थी और जो अभी स्कीम रहेगी इसके बारे में। राइट सर, थैंक्स फॉर द क्लैरिटी कि इसमें टैक्स के मामले में कोई बदलाव खास नहीं है। अब मंत्री सर के पास आऊँगा, और मंत्री सर, एक जो आर्गुमेंट इसमें बार बार दिया जाता है जिसका हवाला आपने भी दिया, और वो है द बर्डन ऑन द एक्सचेकर। अभी इसमें बताया जा रहा है इनिशियली द चेंज विल कॉज द एक्सचेकर 6,250 करोड़ एनुअली इनिशियली। तो ये क्या कंसिडरेशन है? लॉन्ग टर्म जो इम्प्लीकेशंस होंगे, क्योंकि बार बार ये कैलकुलेशंस दी जाती रहेंगी और इस पर बातचीत भी होती रहेगी, तो ये आर्गुमेंट अभी गवर्नमेंट ने कितना स्ट्रांग माना है या क्यों छोड़ दिया, या अगर अभी छोड़ा है तो बाद में कहीं इसके रिपरकशंस दिखेंगे क्या? देखिए, अभी तो जो सरकार ने नंबर दिए वो ठीक है, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी के भी नंबर है, वो बोल रहे हैं कि 40 से 50,000 करोड़ रुपए का एडिशनल बर्डन सरकार के ऊपर आ सकता है टू फंड दिस। और ये अभी के एजम्पशन के आधार पे है। जब एक्चुअल वैल्यूएशन नंबर रन करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस तो गैप आइडेंटिफाई करेंगे और गैप को सरकार को फिल करना पड़ेगा। लकीली भी सरकार का कॉर्पस पूरा भरा पड़ा है, मतलब इस बार 2000 अगले साल का बजट एस्टिमेट के हम नंबर देखें तो हमको पहली बार लग रहा है कि सरकार ने टैक्स जो कलेक्शन है थोड़े नंबर कंजर्वेटिव दिखाएं, क्योंकि अभी तक अगर आप 11 अगस्त तक के नंबर देखो तो पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 20-22% तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सरकार का ज़्यादा हुआ है। दूसरा, सरकार ने जो पिछले 10 सालों में 3-3.25 लाख करोड़ रुपया सरकारी बैंक को फंड किया है, उनकी कैपिटल में इन्फ्यूज किया है, उसके ऊपर 3.5 लाख करोड़ का तो मुनाफे पे सरकार बैठी है। तो अभी तो सरकार का कॉफर बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते। जब डिफिकल्ट सिचुएशन में आते हैं तो ये बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है। लेकिन सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टेप कहा कि 10% आप दो और 18.5% हम देंगे, तो हर साल बजट से अलोकेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि पे एज यू गो। पहले क्या होता था ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर कि जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं उनका जो पेंशन का बिल है वो सीधा का सीधा डेबिट होता था, कोई प्रोविजन नहीं होता था। अभी क्या हो रहा है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है 10% उनका सैलरी प्लस 18.5% सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, वो दोनों हर साल बजट के अंदर प्रोविजन किए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी कॉन्टिजेंसी प्लानिंग कर रही है सरकार। लेकिन अगेन कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा, क्योंकि फ्यूचर में बजट के मैथमेटिक्स चेंज कर सकते हैं और कोई बोल सकता है कि हम फंड नहीं करेंगे 18.5%, जब मुश्किल में आएंगे और तब बोलेंगे जब सरकारी कर्मचारी रिटायर होंगे तभी हम करेंगे। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक दफा आपने पेंडोरास बॉक्स खोल दिया तो फ्यूचर में क्या होगा, इट ऑल डिपेंड ऑन कितना फिस्कल रिस्पॉन्सिबल पर्टिकुलर यूनियन गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्ट्री रहती है, उसके ऊपर बहुत बड़ा डिपेंड करेगा ये।
ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं वेद जैन सर में, इसमें अलग अलग तरह की कैलकुलेशन भी करके चल रहे हैं लोग कि आप जो हमारा अंशदान ले रहे हैं 10% का, भले ही 18 साढ़े 18% सरकार अपना अंशदान कर रही है, लेकिन एनपीएस में अगर 43,000 से ज़्यादा की पेंशन कैलकुलेट होती है तो उसमें एक मुश्त राशि के तौर पर 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए का फंड भी मिल रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो एक मुश्त फंड मिलना है बाद में सरकार उसको कम कर दे रही है और सरकार अपने पास एक बड़ा फंड रख ले रही है। तो लोगों का ये भी कहना है कि साहब कंट्रीब्यूट हमने किया और बाद में ले जाकर फंड जो है वो सरकार अपने पास रख लेगी और इसको लमसम अमाउंट में दे देगी। तो क्या ये आर्ग्यूमेंट वैलिड आपको लगता है सर लॉन्ग रन में? देखिए, एक बड़ी कहावत है कि आप एक केक को खाना भी चाहते हैं और उसे रखना भी चाहते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। ओल्ड पेंशन स्कीम में कहीं कुछ मिलता था क्या? कुछ ऐसे वो नहीं था। क्या है कि जो आज की डेट की परिस्थिति है उसको आपको मानना पड़ेगा। अब आपने खुद कहा कि भाई हमें एनपीएस नहीं चाहिए, सरकार ने आपको बहुत बढ़िया कहा कि भाई आप 10% आप कंट्रीब्यूट कर दीजिए, 14% मैं हम कंट्रीब्यूट करेंगे और उसमें जो भी बनेगा वो आपका है। जो 2 करोड़ बने, 4 करोड़ बने या 1 करोड़ बने वो आपका है। आपने कहा नहीं साहब इसमें तो अनिश्चितता हो गई, हम तो नहीं मानते, इसमें से हमें नहीं चाहिए। जैसे होता है ना, कभी कभी किसी व्यक्ति को कहो कि भाई बैंक में जाओ फिक्स डिपॉजिट करा लो, 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, आपके पैसे हैं, आप 8% पे ले जाइए जो भी बनते हैं। और दूसरा कहता है नहीं साहब अगर आपको निवेश करना है कैपिटल मार्केट में, म्यूचुअल फंड में जाना है तो हो सकता है रिटर्न 2% है, रिटर्न 20% भी आ सकती है। तो सरकार ने जब उन्होंने कहा कि साहब हमें कोई एक पेंशन दे दीजिए, और ये पुरानी व्यवस्था भी यही थी कि 50% सैलरी का मिलेगा पेंशन, जो आपके लास्ट में कोई सैलरी होती है, और फैमिली को आपको 60% उसके बाद मिलता है, वो दे दिया सरकार ने हाँ वर्दी देने के लिए। तो आपको जब ये दे दिया, सरकार जब ये पैसा खर्चा करेगी तो नेचुरली वो जो कॉर्पस है वो सरकार को बिलोंग करेगा। आप नहीं कह सकते कि सरकार को नहीं करेगा। सरकार ने उसमें भी व्यवस्था दे दी है, ऑप्शन दे दिया है कि आप जितना % उसमें से विड्रॉ करेंगे, अप टू 60% आपको विड्रॉल अलाउ कर दिया है, उतना ही आपकी प्रोपोर्शनेटली सैलरी पेंशन कम हो जाएगी। अब आपका जो कॉर्पस बनता है, अगर आप उसमें से समय समय पर वो भी है, अगर आपने विड्रॉ कर लिया और प्रॉपर कॉर्पस में से आप 60% आपने विड्रॉ कर लिया है, तो फिर आपकी नेचुरली पेंशन जो है, जो 50% की जगह वो 60% कट के 20% पे आ जाएगी। तो वो उसी तरह की व्यवस्था की है। तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। अब क्या लग रहा है कि अब मुझे एक ओपीएस थी, एक एनपीएस थी और एक अब आगे यूपीएस, तो आप तीनों का बेनिफिट नहीं ले सकते, आपको एक जगह रुकना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आज सरकार ने इसीलिए कहा है कि चॉइस हम आपको दे रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि आप हमारी वाली व्यवस्था जो हमने कही उसी को चूज कर लीजिए। आप चॉइस कर लीजिए, एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस में आना चाहते हैं। ओपीएस नहीं आएगी क्योंकि ओपीएस अनफंडेड थी। ऑल राइट। तो देखिए अभी चॉइस तो रखी गई है एम्प्लॉय के पास, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल हैं एंड आई एम श्योर कि एक एपिसोड में भी वो सारे सवाल हम समाहित नहीं कर पाएंगे जो इस समय पूछे जा रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि बहुत बड़ा हिस्सा हमने कन्फ्यूजन्स का कवर किया है आप दोनों के साथ बातचीत में, और बहुत क्लैरिटी मिली होगी, हर तरह के इसमें आपको ज्ञान मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। वेद जैन सर, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच सर। विजय मंत्री सर, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए और इतनी सारी बातचीत करने के लिए आपका। इसी के साथ आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है एनपीएस बनाम यूपीएस से लेकर, तो ज़रूर हमें लिखिएगा। हम आने वाले शोज़ में भी उन बाकी सारे सवालों को समाहित करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।